नमस्कार दोस्तों। आज एक अखबार के में राष्ट्रीय अखबार में चल रहा है कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। एक अखबार में चल रहा है कि कांग्रेस को बड़ा झटका। साहब मुझे लगा क्या झटका हो गया। मैंने खोल के देखा तो देखा कि हिमाचल प्रदेश में जिन 6 विधायकों को कांग्रेस पार्टी ने गद्दारी के कारण अपनी पार्टी से और सदन की सदस्यता से यानी विधानसभा की सदस्यता से निलंबित करके या उसको खत्म करने को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष को आवेदन दिया था, वो लोग जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। वो 3 निर्दलीय विधायक ज्वाइन कर लेते हैं जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग की थी। और ये सब तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी के और उनके पोषित पूंजीपतियों के हेलीकॉप्टर से और दूसरे विमानों से घूम रहे थे, कहीं 5 स्टार होटलों में, कहीं पे भाजपा शासित राज्यों में ऐश कर रहे थे। हुजूर, कांग्रेस को झटका कहां से लगा? कांग्रेस से तो वो तभी गायब हो गए थे, तब आपने इतनी बड़ी बड़ी खबरें चलाई थी, इतना सब कुछ किया था, लेकिन ये होता है। इसके बाद एक दूसरी खबर चली कि कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस के अहमदाबाद से प्रत्याशी रोहन गुप्ता ने चुनाव लड़ने से मना किया और पार्टी से इस्तीफा दिया। साहब, काहे का झटका? जब उन्होंने खुद ही कहा था, कांग्रेस को में आवेदन किया था और उसके बाद में उन्होंने कहा कि उनके पिता की यह स्थिति है और इस कारण से उन्होंने खुद पोस्ट किया कि वो हॉस्पिटलाइज्ड है, उसका सबूत दिया और उसके बाद में उन्होंने कहा कि वो राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे। तो इसमें झटका किस बात का है? और जो भारतीय जनता पार्टी के 2 लोकसभा प्रत्याशियों ने उसी गुजरात में चुनाव लड़ने से मना कर दिया, उस पर कोई चर्चा नहीं। उस पर कोई चर्चा नहीं कि कल भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देने वाले सैनी राजकुमार सैनी के नेतृत्व में इस देश के तमाम छोटी छोटी जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उनके लोगों ने 30 संगठनों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी की उपस्थिति में। उस पर कोई चर्चा नहीं। क्यों नहीं चर्चा है उन आदिवासियों के संगठनों के ज्वाइन करने की? नहीं है साहब। ये चलेगा कि कांग्रेस को झटका कि वहां कन्हैया कुमार की सीट पे कोई और ने घोषित कर दिया अपना कैंडिडेट, इसी तरीके से जो है पप्पू यादव की सीट पे आरजेडी अड़ा हुआ है। अब ये इसमें परेशानी क्या है, वो सुलझाएंगे। उनके गठबंधन का मामला है, झटका कहां से हो गया? अभी जब सीटें तय ही नहीं हुई हैं तो झटके वाली बात ही नहीं हो सकती। इसके बाद वो तय करेंगे और क्या करना है। तो ये जो झटके दिखाए जाते हैं वो निश्चित रूप से इसलिए दिखाए जाते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पोषित मीडिया, यानी जिसे कुछ लोग चरण चुंबक मीडिया कहते हैं, कुछ गोदी मीडिया कहते हैं, कुछ और भी नामों से पुकारते हैं, वो मीडिया कांग्रेस का विज्ञापन तक छापने को तैयार नहीं होता जो नियमों के तहत पैसा देकर के छापने के लिए भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में वो पूंजीपतियों का मीडिया है, जितने बड़े ग्रुप हैं। और पूंजीपति किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो उनके हिसाब से नैरेटिव बनाते हैं, उनके हिसाब से प्रोपेगेंडा करते हैं, उनके हिसाब से मीडिया चलाते हैं। तो जब वो चलाते हैं उनसे आप उम्मीद क्या करेंगे कि वो उनकी बात करेंगे कि दलित, पिछड़े, आदिवासी आकर के कांग्रेस से जुड़ रहे हैं? वो क्या इसकी चर्चा करेंगे कि
कांग्रेस पार्टी को कोई झटका नहीं। कांग्रेस तो चाहती थी कि यह एक्सपोज हो, जो सुप्रीम कोर्ट में कह के आए थे कि नहीं हम तो अभी अलग नहीं हुए हैं, तो अब ये एक्सपोज हो गया कि वो भाजपा के लोग थे और भाजपा में ही जा रहे थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कांग्रेस के लिए तो फायदा है, नुकसान कहां से हो, झटका कहां से हो। तो ये झटका जो दिखाया जाता है ये इसी तरह का होता है, इसी तरह की स्थितियां, तमाम चीजें। राहुल गांधी ने केजरीवाल की जो असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तारी की गई उसका विरोध किया और कहा कि यह डेमोक्रेसी खत्म करने का काम है। दुनिया के तमाम अखबार लिख रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई, मर गई, भारत में लोकतंत्र मर गया। यह हम नहीं कह रहे, पूरे दुनिया के अखबार कह। आप देखिए, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के और उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने इस्तीफा दिया और कहा दूसरे को मुख्यमंत्री बनाइए, मैं जेल में रहूंगा और मैं हारूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, लड़ता रहूंगा। इस देश के मीडिया ने उसे कितनी बड़ी आवाज बनाई, नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि वो वित्त पोषित लोगों का नहीं है, वो आदिवासी मुख्यमंत्री था, वो भारी भरकम विज्ञापन देने वाला मुख्यमंत्री नहीं था, वो जनता के लिए करने वाला मुख्यमंत्री था। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री रहते गिरफ्तार किया गया, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने गिरफ्तारी के बाद में उनकी पार्टी कहती है कि नहीं हम इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से चलाएंगे। सब चलाइए आप, बाकी चीजें जो होंगी होंगी, लेकिन जो संवैधानिक स्थिति है वो यह है कि निश्चित रूप से उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था, उन्हें तत्काल पहले देना चाहिए था, पद की गरिमा रखते हुए कि जब गिरफ्तारी की बात फाइनल हो गई। और इसको लेकर के जिस तरह से पूरे उसमें शोर मचाया गया, क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़ी विज्ञापनदाता पार्टी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी को उसी पूंजीवादी वर्ग का भी समर्थन। आप उसके तमाम राज्यसभा सदस्यों की लिस्ट उठा के देख लीजिए, उन्होंने कैसे कैसे तमाम रिचेस्ट को जो है उन राज्यों के जो थे उन्हें टिकट दी, उन्हें राज्यसभा भेजा। इससे आपको पता चल जाएगा 11 साल पुरानी पार्टी है। ये वही पार्टी है जो आंदोलन से, अन्ना आंदोलन से निकली थी। उस अन्ना के जो खुद में अपने आप में एक फ्रॉड था और उसने किस तरीके से सारा कुछ किया था, झूठ बोला था। जिस लोकपाल की वो बात करते थे, यदि वो लोकपाल हो गया होता तो आज अरविंद केजरीवाल को फांसी चढ़ाने जैसी स्थिति होती। कांग्रेस पार्टी कानून को कानून के दायरे में रख के बात करती थी। वो कहती थी जब तक कोई व्यक्ति अपराधी साबित ना हो तब तक वो अपराधी नहीं होता है। वो उसी सिद्धांत पे तब भी थी, आज भी। लेकिन अरविंद केजरीवाल तब कहते थे कि आरोप लगेगा, ये होगा, तुरंत इस्तीफा होगा, तुरंत ये होगा, कार्रवाई होगी, सब कुछ होगा, और जब तक वो पाक साफ नहीं होगा तब तक सार्वजनिक जीवन में नहीं आएगा। साहब, आपने पालन किया हो न किया हो, कांग्रेस पार्टी ने सदैव इसका पालन किया। जब जब जिस जिस मंत्री पर आरोप लगा उसने इस्तीफा दिया, जांच पेश करी और सारी जांच के बाद में जो भी हुआ तब कोई बात नहीं। इसी तरीके से आप याद करिए, लाल बहादुर शास्त्री ने रेल की दुर्घटना हो गई थी, इस्तीफा दे दिया था। इसी तरीके से तमाम सारे और लोग हैं, जो उदाहरण मौजूद हैं। तो चाहे कमलनाथ रहे हो, चाहे दूसरे और लोग रहे हो, माधवराव सिंधिया रहे हो, सबने यह अपनी नैतिकता दिखाई थी कांग्रेस में रहते हुए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये नहीं दिखा रहे। कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है। चूंकि उन्हें एक गलत तरीके से, गलत परंपरा डालते हुए गिरफ्तार किया गया है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को सही नहीं बता रहे। अरविंद केजरीवाल को नैतिकता दिखानी चाहिए थी। ये वही अरविंद केजरीवाल जो सोनिया गांधी को जेल भेजने की बात करते थे,
ये वही लोग हैं, लेकिन राहुल गांधी जैसा बड़ा दिल कहां से लाएंगे जो उन्हें भी माफ कर देता है। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल के लिए वो आदमी खड़ा हुआ, पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी उनके उस गिरफ्तारी को गलत बताते हुए प्रदर्शन कर रही है, और वो सपोर्ट राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी का विरोध किया। वहां थे उस समय, वो गए उनकी पत्नी से मिले। तो यह होता है, राहुल गांधी ने बड़ा दिल दिखाया। जिन योगेंद्र यादव ने, जिन प्रशांत भूषण ने उन्हें जाने क्या क्या कहा था, कटघरे में खड़ा किया था, आज वो उनके साथ चलते हैं, खड़े होते हैं। वो कभी भी नहीं उसको करते हैं। इसके अलावा जो नवजोत सिद्धू उन्हें पप्पू बनाने पे तुला था, उसको भी वो अपने साथ लेते। यह राहुल गांधी, इसलिए राहुल गांधी गांधी के प्रतीक, और इसलिए राहुल गांधी वो नेहरू गांधी परिवार का हिस्सा है, खून है, इससे उनके बड़ेपन झलकता है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जिस नाम पे आज चाहते हैं सिंपैथी, उस नाम पे सिंपैथी कैसे मिल सकती है कि आपने तमाम बातें की थी, तमाम उस सरकार को जो लोकतांत्रिक तरीके से चल रही थी उसे गिराने और उसको खिलाफ पूरी मुहिम चलाई थी। आपने शीला दीक्षित के लिए न जाने क्या क्या कहा था। आज कांग्रेस के आदेश पर कांग्रेस के सिपाही, उनके बेटे संदीप दीक्षित आपके साथ आके खड़े होते हैं, आपके समर्थन में बोलते हैं। यह बड़ी चीज होती है, बड़ा दिल होता है। तो छोटे दिल और बड़े दिल में यह अंतर होता है। इसलिए कांग्रेस कांग्रेस है, और दूसरे तमाम सारे जो दल कांग्रेस के विरोध कर करके पैदा हुए, वो फांसीवादी बन गए। और उनका फांसीवाद यही नहीं, पूरे देश में देखने को मिल रहा। पंजाब में 20 लोग मरे शराब पी के, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, मुख्यमंत्री वहां के चुप्पी साध लेते हैं। तो यह अंतर है आप में और उनमें। कांग्रेस अपने मंत्रियों से इस्तीफा ले लेती। अब आते हैं कि जिस तरह से काला धन और सबकी बात हो रही है, निश्चित रूप से यदि आपने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया है, तो उसी मामले में जो रेड्डी गिरफ्तार हुए थे, उनसे आप चंदा ले लेते हैं 55 करोड़ का, और चंदा मिलने के बाद उनकी जमानत के लिए ईडी कहती है हाँ कोई बात नहीं, जमानत दे दी। क्यों साहब? तो क्यों ना माना जाए कि आप सिर्फ चंदा वसूली और चुनाव जीतने का धंधा करते हैं? क्यों ना माना जाए कि किस तरीके से आपने धोखाधड़ी करके चंदा लिया है, और ये आपका चंदे का खेल इसी तरीके से चलता है। ये वास्तव में वसूली का खेल है, चंदे का नहीं। ये वास्तव में धंधे का खेल है, चंदे का नहीं। और इस बात को बिल्कुल पूरी तरह से परिपक्व तब हो जाता है जब नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के बड़े खास और साथ साथ तमाम सारे मीडिया के तमाम सारे बंधुओं के हमारे बड़े खास नितिन गडकरी कहते हैं, आज ही कहते हैं गांधीनगर में, कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक बड़े अच्छे उद्देश्य के लिए था और इसको बंद करना दुर्भाग्यपूर्ण। अब आप सोचिए, और वो खुद इसकी कमेटी में थे कि यह बनाया जाए, यानी वसूली गैंग चलाया जाए। मैं बार बार यह कहता रहा हूं कि नितिन गडकरी के ऊपर आप जो भरोसा करके उसको लेकर के तमाम बातें कहते हैं, वास्तव में वैसी है नहीं। सबसे ज्यादा भ्रष्ट यदि मंत्री है नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में तो नितिन गडकरी है, और आज उसका सबूत उसने दे दिया। जब इलेक्टोरल बॉन्ड का सच सामने आ रहा है कि किस तरह से यह धंधा देने का कारण बना, जब यह सामने आ रहा है कि किस तरह यह वसूली का धंधा है, तो ऐसी स्थिति में भी वो जस्टिफाई कर रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अपारदर्शी है, उसे वो पारदर्शी बता रहा है, उसे वो स्वच्छ बता रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा काला धन उन्हें लेना था, छिपाना इनको था, किसी और को नहीं।
तो जब यह खेल होता है निश्चित रूप से चिंताजनक होता है और इसी खेल को लेकर के तमाम बातें सामने आती। अब जब स्थितियों पे हम चर्चा करते हैं तो एक और चीज सामने आती है कि जिस तरीके से द्वारका एक्सप्रेसवे में जो सड़क 18 करोड़ में बननी थी वो 152 करोड़ रुपए में बनती है, सॉरी 252 करोड़ में बनती है। और जो 252 करोड़ में बन रही है 18 करोड़ की सड़क, तो साहब किसको पैसा जा रहा है? मंत्री जी ये सब देख के कैसे खुश हैं? और नरेंद्र मोदी इस पे चूं क्यों नहीं करते? वजह बिल्कुल साफ, क्योंकि सब अपने हैं, खाने के तरीके हैं, दो चार दिखाने के दांत होते हैं, बोलने के लिए होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी तरीके से तमाम धंधे की ये सरकार चल रही है। जब ये धंधे की सरकार चल रही हो तब आता है कि आप आखिर क्यों, किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? क्योंकि हम लड़ रहे हैं वास्तव में उस संविधान के लिए, उस लोकतंत्र के लिए जिसमें हमें आपको शक्ति मिलती है कि हम अपनी सरकार चुने, ईमानदारी से चुने, लेकिन वो भी शक्ति हमसे छीनना चाहते हैं। इसके बाद जो हम अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, अपने हकों को लेकर लड़ सकते हैं, उसे रोक देने की स्थिति है। याद करिए रालेगढ़ सिद्धि से नई दिल्ली के रामलीला मैदान तक आने में क्या रोका गया था? किसी को आंदोलन करने से रोका गया था? परमिशन देने से रोका गया था? नहीं। लेकिन आज हमारा किसान भी दिल्ली नहीं आ सकता है, उसके सामने खड़े कर दिए जाते हैं बड़े बड़े बैरिकेड, कटीले तार, जो सड़कें हैं उनमें कीलें ठोक दी जाती हैं, किसानों पे आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, गोलियां चलाई जाती हैं और उन्हें दिल्ली नहीं आने दिया जाता है। यह इस बात का सबूत है कि फांसीवादी सरकार वास्तव में किसके लिए काम करती है। लेकिन वही सरकार अपने दिखावे के लिए जिस तरह खर्च करती है वह भी हमने देखा, चाहे G20 सम्मेलन हो, एक छोटा सा सम्मेलन जिसमें कुल 20 सदस्य थे और उसको लेके ऐसे शोर मच रहा था, जबकि 1983 में आप याद करिए इसी दिल्ली में इंदिरा गांधी ने किया था सम्मेलन और उस सम्मेलन में 125 देश आए थे और 125 देशों के बावजूद न किसी का रास्ता रोका गया, न किसी को काम से रोका गया। बड़ी ईमानदारी से एक सरल तरीके से सबको किया गया। आज हालात ये हैं कि देश हर जगह मात खा रहा है। आज रुपया 84 रुपए के करीब पहुंच गया है, $1 के मुकाबले अब 84 रुपए का हो गया है। और तब याद करिए जब 55 रुपए के आसपास था तब नरेंद्र मोदी कहते थे रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। तो साहब अब किसकी साख गिर रही है और इसका भुगतान कौन कर रहा है? तब जो तमाम सारे आरोप लगाए थे 2G और कोयला और सबको, उससे फायदा किसको था? इस देश के लोगों को। सस्ती बिजली किसको मिल रही थी? इस देश के लोगों को। कैसे इस देश के लोगों को देने का था कि हाँ सस्ता सब कुछ दिया जाए, लेकिन मौजूदा सरकार ने सब व्यवसायीकरण करके नुकसान किया। देश के खजाने को 250 लाख करोड़ रुपए के करीब का कर्जदार बना दिया। और जब इतना कर्जदार बना दिया हो तो आप कल्पना करिए ऐसी स्थिति में क्या देश चलेगा या गुलाम हो जाएगा? या ये पूंजीवादी ताकतें और ये पूंजीपति इस देश की सारी व्यवस्था पर कब्जा नहीं कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। यही बात तो राहुल गांधी चेताते हैं, बार बार बताते हैं, लेकिन न हम समझने को तैयार, न हमारे लोग समझने को तैयार। इससे ही देश बर्बाद। इसलिए नरेंद्र मोदी परेशान है और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि उनकी हालत खराब है, उनको जीत नजर नहीं आ रही। यह डर है। तो डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र चाहता है। यह बात आज साबित हो रही है जो राहुल गांधी ने कही। जय